जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फेडरल केमिस्ट्री। चैप्टर 1 का नाम है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में इस चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। सो वेलकम टू जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो बेटा, आपकी बुक में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ा के इसका जवाब जो है वो देना होगा कि हाउ डज केमिस्ट्री हेल्प डॉक्टर्स टू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन्स। कि जो केमिकल नेचर्स जो मेडिसिन की होती है, तो वो डॉक्टर्स को हेल्प कैसे करती है। यानी कोई भी मेडिसिन होती है, उसकी जो केमिस्ट्री है वो डॉक्टर को हेल्प कैसे कर रही है। तो इसके जो आंसर है इसकी तरफ चलते हैं। तो बेटा, जो केमिस्ट्री है वो डॉक्टर को कैसे हेल्प कर रही है, राइट? या कह लें कि जो केमिकल नेचर है मेडिसिन की, वो डॉक्टर को हेल्प कैसे कर रही है। तो बहुत से तरीक़ों से जो है वो हेल्प कर रही है। सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन जो है एक हेडिंग लगेगी। इसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर हमें केमिकल कंपोजिशन पता लग जाए, यानी डॉक्टर्स को पता लग जाए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। उससे तो हमें सबसे पहले मेडिसिन की कंपोजिशन के बारे में पता लग जाएगा कि मेडिसिन किस चीज़ की बनी हुई है। फिर उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, यानी उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने डाली हुई हैं, या एडिटिव्स हमने जिसमें डाले हुए हैं। एडिटिव्स क्या होते हैं? जो मेडिसिन में आप एज अ कलर डालते हैं। और इसके अलावा अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनका भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें तो हमें बता देंगी कि भाई केमिकल कंपोजिशन क्या है मेडिसिन की। और जब इन सब चीज़ों का पता लग जाएगा तो क्या डॉक्टरों को मदद मिलेगी? उनको मदद ये मिलेगी कि वो बॉडी में कैसे काम कर सकती हैं और इसका पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये दो चीज़ें डॉक्टर्स को पता लगेंगी। इसके अलावा आप कह लें कि जो स्ट्रक्चर है उससे फंक्शन का अंदाज़ा हो सकता है, जिसे हम सार कह सकते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यानी कि डॉक्टर को अगर किसी केमिकल कंपाउंड का या मेडिसिन के स्ट्रक्चर का अंदाज़ा हो जाए तो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में हम पता कर सकते हैं। ये फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है तो डॉक्टर बता सकता है कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है मेडिसिन का वो कैसे काम करेगा। मतलब क्या वो उतना अच्छे तरीके से काम कर सकेगा, क्या उसमें इतनी पोटेंशियल है, उसमें इतनी कुव्वत है कि वो काम कर सके। और फिर अगर चलें ठीक है, वो इफ़ेक्टिव रहेगा, काम करेगा। यानी स्ट्रक्चर से पता लग जाता है ना मेडिसिन का कि कैसे वो काम करेगी बॉडी में जाके। मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फिर उसकी सेफ्टी प्रोफाइल का भी अंदाज़ा हो, कहीं ये जहरीला तो नहीं हो जाएगा केमिकल बाद में जाके। प्यारे बच्चों, ये जो कंपाउंड्स हैं इनके स्ट्रक्चर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लिया जाए तो उनके फंक्शंस का पता लग सकता है। जिस तरह टायर गोल होते हैं तो हमें पता है कि भाई ये तो बहुत स्पीड में भाग सकते हैं। तो हमें स्ट्रक्चर का अंदाज़ा हो तो फिर हम उसका फंक्शन भी पता कर सकते हैं। अगर वही जो टायर हैं थोड़े से अगर स्क्वेयर्ड हों तो हमें पता होगा कि भाई ये तो नहीं भाग सकते, इतनी स्पीड नहीं पकड़ सकते। तो स्ट्रक्चर से फंक्शन का अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद एक और इस्तेमाल है जो कि बड़ा पावरफुल इस्तेमाल है डॉक्टर्स के लिए, मतलब नेचर ऑफ मेडिसिन को समझने के लिए, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। ये फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? जैसे बॉडी जो है, जब आपकी मेडिसिन एब्जॉर्ब कर लीजिए, डिस्प्रिन की गोली खाई, वो आपके ब्लड में चली गई, आपके ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, आपके ब्लड में डाइजेस्ट होगी, मेटाबलाइज हो गई, और फिर उसके एक्सक्रीट होने का भी अमल पता होना चाहिए कि वो कैसे बॉडी इसको किडनी कैसे उसको एक्सक्रीट करेगी। एस्पिरिन डिस्प्रिन की बात कर रहा हूँ, कोई भी मेडिसिन आप वैसे और भी ले सकते हैं। और इस तरीके से क्या होगा कि ये फार्माकोकाइनेटिक्स की फील्ड फिर नहीं समझ में आती है कि हम इन चीज़ों को समझते हैं, एब्जॉर्ब कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, मेटाबलाइज कैसे होगी, बॉडी से फिर बाहर कैसे जा सकती है, या बॉडी अंदर और मज़ीद पेनिट्रेट कैसे कर सकती है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को जो है फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और फिर इसे डिटर्मिन कर सकते हैं आप अप्रोप्रिएट डोसेज का भी, कि जो हुकूमत करेगी पेशेंट के ऊपर। यानी कि यू कैन से कि जो बॉडी में कितनी डोज चाहिए आपको। जैसे आपने देखा होगा मेडिसिन में मिलीग्राम्स लिखा होता है, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। तो इन फैक्टर्स को एज के हिसाब से देखा जाता है। बच्चों को थोड़े मिलीग्राम्स देने होते हैं। वज़न के हिसाब से देखा जाता है, वज़न ज़्यादा हो तो ज़्यादा मिलीग्राम्स देने होते हैं। और फिर डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म का भी एक असर होता है कि किसी की बॉडी में कैसा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसके हिसाब से उसको डोज देनी होती है।
उसके बाद प्यारे बच्चों स्टोरी यहाँ पर ओवर नहीं होती है, एक और हमारे पास हेडिंग है, दैट इज़ ड्रग इंट्रैक्शंस। ये ड्रग इंट्रैक्शंस हमें क्या समझाती हैं? देखें, ड्रग इंट्रैक्शंस जो हैं हमें ये बताती हैं कि जो हमारे पास मेडिसिन है वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ बॉडी के कैसे इंटरेक्ट करेंगी। जाके बॉडी में देखो ना, कभी कभी होता है कि आपने एक मेडिसिन खाई, इसके ऊपर दूसरी मेडिसिन खा ली, तो दोनों मेडिसिन आपस में रिएक्ट करके एक ख़तरनाक चीज़ बन गई और वो बॉडी के लिए डेंजरस हो गई। तो ड्रग इंट्रैक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नॉलेज को क्रूशली लिया गया है और उसको हार्मफुल, पोटेंशियली हार्मफुल तरीके से बचाने के लिए हमने इंट्रैक्शंस कराई हैं और फिर ऑप्टिमाइजिंग ट्रीटमेंट आउटकम्स के बारे में भी जाना है कि भाई अगर ये मेडिसिन फ़लाँ वक्त पे आप देंगे तो फिर इस तरीके से क्या होगा कि आपकी मसाइल पैदा नहीं होंगे बॉडी के अंदर। उसके बाद हम स्टोरी को जो है वो एंड करते हैं। स्टोरी को एंड करने में क्या करेंगे कि जो ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। ये ड्रग डिज़ाइन और डेवलपमेंट अब क्या है? देखें, जो केमिस्ट्री है उसका भी एक किरदार है कि वो ड्रग को डिज़ाइन करती है। ड्रग से दवाई मेडिसिन मुराद है, तो उसकी डेवलपमेंट क्यों की गई, मतलब एक मेडिसिन से उसकी एक अगली स्पीशी भी बनाई जा सकती है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मेडिसिन, या कोई ऐसी मेडिसिन बनाई जाए बवक्त ज़रूरत कि जिससे आपका मुआवजा हो सके, इलाज हो सके। मेडिसिन केमिस्ट यूज प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री टू डिज़ाइन मॉलिक्यूल्स विद डिज़ायर्ड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ या फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ सच एज improved efficiency, reduced toxicity and better bio availability। यानी कि आपकी जो ड्रग के डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऐसे ही की जाए कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट मिले, आपके लिए जहरीली ना हो और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी हो, यानी कि आपको ज़्यादा मिल भी सके। ये ना हो कि आप जो है दवाई आपको मिल ना रही हो और उसको फिर डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होगी ना, अगर उसको नेचर में अवेलेबिलिटी ना हो तो आप उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ ट्रीटमेंट, तो फिर नेचर में तो वो ख़त्म हो जाएगी जल्दी। तो इस तरीके से हम ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की तरफ बड़ा गौर करते हैं कि ऐसी दवाई हो जो फितरतुल आम हो और हर कोई किसी को मिले और सस्ती हो। तो ये था हमारा पहला सवाल, जिसमें हमने इस सवाल का आंसर मालूम कर लिया कि भाई जो डॉक्टर्स हैं उनको केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन समझने की कैसे हेल्प कर रही है केमिस्ट्री। तो इसमें हमने पहली हेडिंग जो है वो केमिकल कॉम्पोजिशन देखी, दूसरी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखी, तीसरी हेडिंग फार्माकोनाइटिक्स थी। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ड्रग डेवलपमेंट जो आखिर में देखी, इससे पहले हमने ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा। जी बेटा, तो बात करते हैं अब आपसे हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि इन व्हाट वेज डज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स। यानी टेक्नोलॉजी जो है वो नए जो हम मटेरियल्स डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है। तो बेटा इसमें टेक्नोलॉजी जो है डेफिनेटली बहुत से डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है वो हमें न्यू मटेरियल्स बनाने में हेल्प कर रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज। तो दिस इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ लर्निंग एंड रीडिंग स्टफ़ जो कि आपने मेमोराइज़ करना है। स्पेसिफिकली आप कह लें कि हेडिंग्स आप याद कर लें ताकि उसके अंदर फिर आप कुछ लिख सकें। तो उसमें आई विल गिव यू सम 6 हेडिंग्स फॉर दिस क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले जो है एडवांस्ड करैक्टराइजेशन टेक्निक्स हैं। इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड करैक्टराइजेशन टेक्निक्स, यानी कि कुछ नई टेक्निक्स हमें मिली हैं फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग ऑफ द मटेरियल्स। जिसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाई है हमने, जो कि किसी भी शय के बाहर से स्कैन करके हमें उसका स्ट्रक्चर बताती है। इसके अलावा हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाई है, दैट इज़ बेसिकली हेल्प अस to understand the internal structure of any body, specifically cells कह लें आप, कि सेल्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी हेल्प करती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उनमें ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस प्रॉपरली देखने में मदद करती है। फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक नैनो पार्टिकल का एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली बना सकते हैं। एंड एटॉमिक फोर्स जिसे हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं, या कह लें कि हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी कहते हैं, हम एटॉमिक फोर्स की मदद से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो एक हेडिंग बनेगी, दैट इज़ कंप्यूटेशनल मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस। अब ये कंप्यूटेशनल मॉडलिंग और सिमुलेशन क्या है? ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कंप्यूटेशनल मॉडलिंग की जिसमें हम रिसर्चर्स को कह सकते हैं कि वो बता सकते हैं, हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पेशेंट को ही कर सकते हैं
अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिहेवियर ऑफ न्यू मटेरियल्स, यानी कि हम उनकी एक्सपेरिमेंट से पहले या कह लें उनके बनने से पहले हम उनकी खसूसियात बता सकते हैं, उनका बिहेवियर क्या होगा ये बता सकते हैं। दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मॉडलिंग, या कह लेंगे उसकी मॉडलिंग जब हो जाएगी तो उसकी कुछ फिर हमें वीडियोस बना के दी जाएंगी। दैट इज़ बेसिकली द साइमुलेशंस। सो दे आर सिंथेसाइज्ड और टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली। उसके बाद फिर एक और टेक्निक है, दैट इज़ हाई थ्रूपुट एक्सपेरिमेंटेशन। ये हाई थ्रूपुट एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? ये बेसिकली कह लें कि एक ऐसा मेथड है या टेक्निक है जिसमें हम ऑटोमेशन को लेकर आते हैं, रोबोटिक्स को लेकर आते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग को लेकर आते हैं, टू रैपिडली स्क्रीन लार्ज लाइब्रेरीज ऑफ मटेरियल्स फॉर दी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़, ताकि हमें जो है किसी शय के बारे में प्रॉपरली पता लग जाए। ये भी कह लें कि एक कंप्यूटर की ही टेक्निक है, पर एज अ हेडिंग आपने इसको मेमोरी में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, दैट इज़ मटेरियल्स इन्फॉर्मेटिक्स एंड द डेटा एनालिटिक्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम बेसिकली मटेरियल इन्फॉर्मेटिक्स को कंबाइन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल साइंस विद द डाटा साइंस, यानी कि मटेरियल्स को और डाटे को हम कुछ कोलैबोरेट करते हैं। एंड मशीन लर्निंग आजकल बहुत चल रही है, जिससे आप मशीन जैसा एआई है, एआई आपको पता है कि ख़ुद ब खुद सीखना शुरू कर देता है और एनालाइज करने लग जाता है चीज़ों को, जैसे हमारा ब्रेन करता है, एंड एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल इनसाइट्स, और फिर हमें बहुत सी कुछ चीज़ों के बारे में इनसाइट्स देता है। जैसे आजकल प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के ऊपर नोबेल प्राइज़ दिया 2024 में, तो वो एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को अब एआई एक्सप्लेन कर रहा है। तो प्रोटीन एक मटेरियल है, उसकी इन्फॉर्मेशन और उसका डाटा हमें मिल रहा है और हम उसको एनालाइज कर पा रहे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो मटेरियल्स के ऊपर बड़ा काम किया जा रहा है, यानी कि ये भी टेक्नोलॉजी की एक एक अंडरस्टैंडिंग है जिसे हम डेवलप कर रहे हैं न्यू मटेरियल्स, दैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी, या कैसे नैनो पार्टिकल नैनो स्केल के ऊपर जो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग में ये होता है कि हम चीज़ों को 3D प्रिंट करके उनको समझ सकते हैं। सो ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो किया जा रहा है दैट इज़ बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन जियोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जियोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या फ़र्क होगा? दैट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन वंस अगेन। लेकिन इसका जवाब हम कुछ इस तरह दे सकते हैं कि जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, सॉइल है, वाटर, या इवन उसका एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का, इसको हम जियोकेमिस्ट्री की सेंस में ले लेते हैं। और एस्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, इंटरस्टेलर स्पेस के ऊपर स्टडी करते हैं, यानी एस्ट्रो का स्पेस से ताल्लुक़ है। तो जियोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच रहेगी जिसमें हम बेसिकली कुछ अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद कंपाउंड्स या उनकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या रहेगा कि हम बेसिकली केमिकल प्रोसेसेस या रिएक्शन जो भी हमारे स्पेस में हो रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स में हो रहे हैं, उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन ये किया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल को रिलेटेड द यूज़ ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, कि हमें कुछ ऐसी एग्जांपल बता दें जिसमें हम साइंस को, टेक्नोलॉजी को और इंजीनियरिंग को इकट्ठा इस्तेमाल कर सकें, इनका ताल्लुक़ निकाल सकें। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है एंड यू कैन फॉलो दिस स्टोरी। इसमें क्या होगा कि आपने रूफ टॉप के ऊपर एक आपने सोलर प्लेटें लगवानी है। तो सोलर प्लेटें लगवाने के लिए इसमें क्या करना होगा आपको, डेफिनेटली यू नीड सम काइंड ऑफ इंजीनियर्स या साइंटिस्ट जो आपको चाहिए होंगे फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ सोलर प्लेट्स। और उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कुछ आपको टेक्नोलॉजी मेकर्स या टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए होंगे जो कि उसको आप प्रॉपरली इफ़ेक्टिव बनाएं उस प्रोसेस को। और फिर डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको एक इंजीनियर्स चाहिए होंगे जो कि क्या करेंगे, उसको प्लेटों को आपके घर में लगा के, इन्वर्टर्स वगैरह लगा के आपको बिजली प्रोवाइड करके देंगे। तो तीनों का आपस में एक कोरिलेशन है कि साइंटिस्ट ने हमें जो है बताया कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर आपने क्या किया, आपने जो है उससे सोलर प्लेटें बनाई। टेक्नोलॉजिस्ट ने फिर बताया कि भी इतनी इतनी प्लेटें बनेंगी, इस हिसाब से बनेंगी। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने प्लेटें बनाकर सोलर प्लेट्स वगैरह जो है वो क्या कर दिया, आपके लिए बना दी। और फिर डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी मेकर्स हैं उन्होंने इफेक्टिव किया इस चीज़ को, और इंजीनियर ने आके लगाकर आपको बचत दी, आपके बिल्स वगैरह कम हो जाएं इंडस्ट्री वगैरह के, वट एवर, एंड सो जो चीज़ें हो रही हैं। सो दैट्स क्वेश्चन इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन।
स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो दिस पैराग्राफ कुड बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, जिसमें आप अपनी स्टोरी खुद क्रिएट कर सकते हो या फिर आप ये पैराग्राफ फॉलो कर लो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि आपने यूज़ करनी है वेन डायग्राम, ठीक है। द फोर्थ क्वेश्चन इसमें, सॉरी द फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें आपने वेन डायग्राम यूज़ करनी है, ठीक है। वेन इज़ अ साइंटिस्ट और उसके डायग्राम से आपने कंट्रास्ट करना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। कंट्रास्ट का मतलब कंपैरिजन करना भी होता है। सो दिस इज़ अ वेन डायग्राम जिसमें अब आप कंपेयर कर सकते हो दोनों चीज़ों को, ठीक है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है जी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्या होती है। डेफिनेटली इसमें देयर आर सर्टन टाइम्स कार्बन होता है लेकिन कंपाउंड इनऑर्गेनिक होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा है। लेकिन सब कभी कभी कार्बन होना यू नो दैट नॉट ओनली मीन्स कि भाई इनऑर्गेनिक नहीं हो सकता, तो कंपाउंड कुड बी इनऑर्गेनिक। और इसमें मैं बच्चों को अमूमन रेफरेंस देता हूँ कि जो कंपाउंड जलते हैं दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक और जो जलते नहीं हैं दे आर इनऑर्गेनिक। तो दिस इज़ द थिंग्स। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो सल्फ़र, फास्फोरस, कार्बन जैसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको ऑक्सीजन, कैल्शियम और आई डोंट नो बहुत से एलिमेंट्स मिलेंगे, जितने भी 92 नेचुरली एक्रिंग एलिमेंट्स हैं सब मिलेंगे। अच्छा, बोथ कंटेन लिविंग, both are a part of living organism। ये वेन डायग्राम शो करती है। दिस डायग्राम शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स, कि किसी जानदार में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मिलेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मिलेगी, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलेंगे। एंड दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कंपैरिजन या कंट्रास्ट करना, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज़ अ वेरी नाइस डायग्राम जो कि आपको 2 नंबर दे सकती है। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा ही है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्या यूजेस हैं? तो दीज आर बेसिकली द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है। आप क्या कर सकते हो कि यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ रिएक्शंस जो कि यूरेनियम वगैरह टूटने से होते हैं, उससे आप करंट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप प्यारे बच्चों एक और इसका यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ मेडिकल इमेजिंग एंड ट्रीटमेंट। यानी कि ये जो रेडिएशंस होती हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, आप कह लो कि जो न्यूक्लियस है वो मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस निकालते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, दीज आर दी रेडिएशंस जो कि निकलती हैं एलिमेंट्स में से। तो उससे आप मशीनें देखते हो हॉस्पिटल में, बहुत MRI की मशीनें होती हैं, जिसको मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस, ठीक है। आप कभी ये गूगल कर लीजिएगा MRI। तो इसका यूज़ करके हम बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को या कोई डैमेज सेल्स को पता लगा सकते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी भी होती है, मतलब कुछ सेल्स को मारना ही हो, कैंसर सेल्स को टारगेट करके हम इन रेडिएशंस की मदद से, अल्फ़ा, बीटा और गैमा की मदद से हम मार सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, यानी फूड को प्रिजर्व करना या कोई स्टेरलाइज करना, ये काम हो सकते हैं। एट द लास्ट आप इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड रेमीडिएशंस भी कर सकते हैं। रेमीडिएशंस क्या होती हैं? इलाज करना, कोई थेरेपी करना इन्वायरमेंटल के लिहाज से भी। और इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप मिटिगेट कर सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव कंटामिनेंट्स ऑन द इकोसिस्टम, यानी कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि ख़तरनाक हो सकते हैं हमारी अर्थ के लिए, उनका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसान उनका आप अंदाज़ा लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्योंकि आपको न्यूक्लियस की स्टडी की हुई है, आपने न्यूक्लियस की स्टडी का आपको अंदाज़ा है। इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो। अगला पोर्शन हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा, उस पर चलते हैं। प्लेलिस्ट दी हुई है, आई बटन भी दिया हुआ है, इसमें सब वीडियोस आपके लिए बनाई हैं, तो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, GS केमिस्ट्री को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you for watching GS Academy.